हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे। इसकी पिछली क्लास में भी हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड से ही संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन किया था। ये क्लास जो है रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू और पीवाईक्यू की चौथी क्लास है। इसके पहले की 3 क्लासेस में हम लोगों ने कुल 41 प्रश्नों का बेहतर तरीके से अध्ययन एक्सप्लेनेशन के साथ कर लिया है। आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस का और हम लोग को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर मैं किसी दूसरे यूनिट का जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू आप लोग को करवाऊंगा। इस यूनिट के जो भी क्वेश्चन हैं उनका लेवल देखिए पहले के तीनों यूनिट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन सब प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। अगर अच्छे से ध्यानपूर्वक से आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को भी हल करना आसान रहेगा। और ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, प्रैक्टिस करवाए हैं, ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तब जाके आप अपने एग्जाम में प्रश्नों को ज्यादा मात्रा में सही कर पाएंगे और आप 30 और 40 के बीच में स्कोर कर पाएंगे फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज की इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखा जाए। हाँ देखिए, आज का पहला क्वेश्चन और रिसर्च एप्टीट्यूड का 42वां प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यह किसी शोध प्रतिवेदन के निम्नलिखित में से कौन से खंडों पर साहित्यिक चोरी का पता लगाते समय समानता की जांच के लिए विचार नहीं किया जाता। यानी यह भी जो है आपका प्लेजरिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे बातें होती हैं रिसर्च के दौरान जिस पर प्लेजरिज्म का जांच करते समय विचार नहीं किया जाता। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट सार, दूसरा दिया गया है ऑल जेनरिक टर्म्स लॉज यानी सभी सजाती शब्द और नियम, तीसरा दिया गया है अवलोकन प्रेक्षण, चौथा दिया गया है कंक्लूजन निष्कर्ष और पांचवा दिया गया है बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची। अब देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए बी सी और डी, दूसरा दिया गया है बी और ई, तीसरा दिया गया है केवल ई और चौथा दिया गया है सी डी और ई। अब देखिए जब किसी रिसर्च प्रक्रिया में प्लेजरिज्म की जांच की जाती है तो देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर समानता की जांच के लिए कोई इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता, विचार नहीं किया जाता। बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा विचार किया जाता है, उनको गहराई से जांचा जाता है। जैसे देखिए जो अब्स्ट्रैक्ट होता है इसकी जांच की जाती है, सारांश की जांच की जाती है। उसके बाद फिर देखिए जो सभी सजातीय शब्द या नियम होते हैं इनकी जांच नहीं की जाती है। उसके बाद फिर देखिए अवलोकन ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण की जांच की जाती है, उसके निष्कर्ष को भी देखा जाता है, ये भी जांच की जाती है। बिब्लियोग्राफी या ग्रंथ सूची नहीं देखी जाती, यानी इन पर विचार, इन दोनों चीजों पर विचार नहीं किया जाता है, बाकी इन तीनों पर विचार किया जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि जिन पर विचार नहीं किया जाता है उनको पूछा जा रहा है। यानी हमारा ये जो होगा ये और ये नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन में हमारा ये जो ऑप्शन है दोनों जिसमें होगा वही सही होगा। देखिए पहला क्या दिया गया है, ए बी सी और डी। तो देखिए हमारा ए जो है नहीं होगा, तो ए जिसमें दिया है वो क्वेश्चन वो ऑप्शन देखिए सही नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए दिया गया बी और ई, तो देखिए ई तो दिया गया है और बी दिया गया है, यानी ये दोनों जो है हमारे जो है राइट ऑप्शन है, बी और ई। इसके बाद देखिए यहाँ केवल ई दिया गया, ई तो है लेकिन केवल नहीं है, उसके साथ साथ बी भी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी डी एंड ई देखिए ये दोनों तीनों नहीं होंगे, यानी इस क्वेश्चन का देखिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और ई ऑनली। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर बी होगा। व्याख्या में देखिए क्या है, शोधकर्ताओं ने कुछ तथ्यों और आंकड़ों का सार एकत्रित किया है, इसका अवलोकन कर विश्लेषण किया है और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचे हैं। इन्हें रुचि रखने वाली पार्टियों को सूचित करना या प्रतिवेदन करना है, तो इस सूचना पत्र को एक अनुसंधान या शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। इस शोध प्रतिवेदन में देखिए सभी सजाती शब्द, नियम,
तथा ग्रंथ सूची खंडों पर साहित्यिक चोरी का पता लगाते समय समानता की जांच के लिए विचार नहीं किया जाता है, बाकी चीजों पर विचार किया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 और आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए आपका संक्षिप्त शब्दों से है, एब्रिविएशन से रिलेटेड है। एब्रिविएशन से रिलेटेड मैंने एक दो प्रश्न और भी करवाए हैं और ये तीसरा प्रश्न है। आप लोगों को जो नेट वाली क्लास कराई गई उसमें इनके बारे में बहुत सारे डिटेल में बताई गई हैं, तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए अकादमिक लेखन में संक्षिप्ति, संक्षिप्त शब्द एफ एन का प्रयोग निम्न में से किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जब कोई साहित्यिक लेख लिखा जाता है तो शॉर्टकट में एफ एन क्यों लिखा जाता है, उसका किस लिए उपयोग किया जाता है, इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ लिखा गया पहला ऑप्शन फोर नून, दूसरा लिखा गया फुट नोट यानी पाद टिप्पण फुट नोट, तीसरा लिया गया है फॉरवर्ड पेज नंबर पृष्ठ संख्या फॉरवर्ड पेज नंबर, चौथा ऑप्शन दिया गया है फॉलोइंग पेज नंबर यानी अगली पृष्ठ संख्या फॉलोइंग पेज नंबर। अब देखिए जो ये संक्षिप्त शब्द होता है इसका मतलब होता है फुट नोट, फोर नून नहीं होता है, फॉरवर्ड पेज नंबर नहीं होता है, फॉलोइंग पेज नंबर नहीं होता, बल्कि क्या होता है फुट नोट। आप लोग बहुत से ऐसे पुस्तकों को देखे होंगे कि उसमें देखिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए किताब में चीजें लिखी गई हैं, फिर उसके पास उस किताब में देखिए सबसे नीचे यहाँ पर एक लाइन खींची गई, तो उस लाइन के यहाँ पर बीच में कुछ ऐसे टर्म का व्याख्या किया गया रहता है, डिटेल में बताया गया रहता है, जिनको यहाँ पर शॉर्टकट में बताया गया है, यानी उसके बारे में यहाँ विशेष जानकारी दी जाती है। तो यही जो चीज लिखी जाती है इसी को कहा जाता है फुट नोट। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे बहुत सारी पुस्तकों में ऐसे नीचे लिखा जाता है, इसको कहा जाता है फूटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी गई रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए आंसर बी होगा। व्याख्या क्या है कि अकादमिक लेखन में संक्षिप्त शब्द एफएन का प्रयोग पाद टिप्पण या फुट नोट दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट में देखिए फुट नोट पेज के बिल्कुल अंत में या पेज के निचले भाग में, देखिए सबसे अंत में निचले भाग में होते हैं, और यह एक संक्षिप्त नोट में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, यानी वहां पर कुछ अलग से जानकारी प्रदान करनी होती है तो यह प्रदान करता है। तो देखिए फुट नोट सदैव फूटर में प्रदर्शित होता है। ठीक, ये मैंने अभी आप लोग को बता दिया। चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए क्या है कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया है और इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साहित्यिक चोरी निवारण के संबंध में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार विद्यार्थी को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय एक वचनबंध देना होगा कि वह प्रलेख उसकी मूल कृति है और किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है। यानी देखिए ये भी प्लेजरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है पहले स्टेटमेंट में कि यूजीसी के अधिनियम विनियम 2018 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति है, कोई रिसर्चर है, अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर रहा है तो वो उसको बताना पड़ेगा, एक उसको वो एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसने किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की है, वह इसकी मूल कृति है और उसने किसी दूसरे व्यक्ति के लेख का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया गया है कि साहित्यिक चोरी निवारण संबंधी यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार शोध पर्यवेक्षक को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि शोधकर्ता द्वारा उसके अधीन किया गया कार्य साहित्यिक चोरी से मुक्त है। यानी दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि जो ये शोधकर्ता के शोध को प्रमाणित करेगा, शोध पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जो होता है, वो देखिए क्या कह रहा है कि उसके लिए प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके द्वारा किया गया जो कार्य है साहित्यिक चोरी से मुक्त है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है कि एफिडेविट देना पड़ेगा, उसको घोषणा करना पड़ेगा, वचनबंध देना पड़ेगा कि मेरा यह मूल कृति है, उसको जो है डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा और बताना होगा कि मेरा मूल है, मैंने किसी का कोई नकल कॉपी नहीं किया है, साहित्यिक चोरी नहीं किया। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में जो बता रहा है कि जो शोध पर्यवेक्षक है
उसको यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज रॉन्ग है। शोध पर्यवेक्षक को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है कि रिसर्चर के द्वारा किया गया जो कार्य है वो पूरी तरह से साहित्यिक चोरी से मुक्त है। यानी ये जो नहीं शब्द है उसके वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, और ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। आप देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि कथन 1 और कथन दोनों सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो देखिए हमारा पहला जो है कथन सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया दोनों सही है, गलत हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये हमारा राइट हो जाएगा। बाकी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ये ठीक। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी होगा। इसका व्याख्या क्या है कि साहित्यिक चोरी निवारण के संबंध में यूजीसी के द्वारा 2018 में जो विनियम बनाया गया था उसके अनुसार किसी विद्यार्थी को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करते समय एक वचनबंध देना होता है कि वह प्रलेख जो है उसकी मूल प्रकृति है और वह किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है। उसी प्रकार से देखिए साहित्यिक चोरी निवारण संबंधी विनियम 2018 के अनुसार शोध पर्यवेक्षक को भी यह प्रमाणित करना अत्यंत आवश्यक है कि शोधकर्ता द्वारा उसके अधीन किया गया कार्य साहित्यिक चोरी से मुक्त, यानी शोधकर्ता को भी वचनबद्ध देना होगा और उसका जो ऑब्जर्वर है वो पर्यवेक्षक जो है जिसके अधीन उसने रिसर्च किया है उसको भी प्रमाणित करना होता है। अगर शोध चोरी होती है, साहित्यिक चोरी होती है तो दोनों लोग दंडित होंगे, दोनों लोग को दोषी माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल रिसर्चर को, उसके गाइड को भी। ठीक है, तो देखिए कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45। ये देखिए किससे है, साहित्य समीक्षा लिखने के सही कारणों की पहचान करें। ये देखिए किससे है, लिटरेचर रिव्यू से, साहित्य की समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि साहित्य की समीक्षा लिखने का क्या सही कारण है, किस वजह से साहित्य की समीक्षा लिखी जाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि आपको यह जानना होगा कि आपके शोध क्षेत्र के संबंध में क्या पहले से ही ज्ञात है। दूसरा ऑप्शन दिया गया यह आपको एक विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में मदद कर सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में मदद करेगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है यह आपके लिए आगे के शोध प्रश्न सुझा सकता है। तो देखिए किसी भी साहित्य की समीक्षा को लिखने का कारण क्या होता है, पहला देखिए इससे आपको पता चलता है कि आपके शोध क्षेत्र के संबंध में पहले से क्या क्या चीजें की गई हैं, पहले से क्या लोगों ने ज्ञात कर लिया है, यानी ये चीज सही है। दूसरा क्या दिया, यह आपको एक विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में मदद करता है, यह भी सही है। तीसरा दिया गया यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में मदद करेगा, यह भी सही है। और चौथा दिया गया यह आपके लिए आगे के शोध प्रश्न सुझा सकता है, यानी ये जो चारों ऑप्शन दिए गए ये सही है। आप देखिए हमको आंसर में चूज करना है कि कौन कौन से विकल्प सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो पहला क्या दिया गया, ए और बी। दूसरा दिया गया है बी, सी और डी। तीसरा दिया गया है ए, सी तथा डी। और चौथा दिया गया है ए, बी, सी, डी। तो देखिए हमारे जब चारों सही हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, डी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि साहित्य की समीक्षा किसी विशिष्ट विषय या शोध प्रश्न से संबंधित विद्वानों के स्रोतों जैसे किताबें, जर्नल, लेख और थीसिस का सर्वेक्षण होता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष विषय या अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित मौजूदा शोध और बहस की समझ हासिल करना और उस ज्ञान को एक लिखित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। दूसरी चीज क्या है कि साहित्य की समीक्षा लिखने के निम्न कारण हैं, यह जानने के लिए कि आपके शोध के क्षेत्र में पहले से क्या ज्ञात है। उसके बाद फिर देखिए यह हमें एक विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में मदद कर सकता है।
आगे देखिए क्या, यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में भी मदद करेगा और यह आपके लिए आगे के शोध प्रश्न का सुझाव भी दे सकते। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46, आज की क्लास का 5वां प्रश्न। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के बीच समानताएं पहचानें। यानी इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच में क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटीज हैं, उसके बारे में हमको इसमें पहचानना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया, दोनों आंकड़ा पराभव से संबंधित हैं। दूसरा दिया गया दोनों आंकड़ा यानी डेटा में भिन्नता से संबंधित हैं। तीसरा दिया गया दोनों समझने पर जोर देते हैं। चौथा दिया गया दोनों सामान्यीकरण पर जोर देते हैं। और पांचवा दिया गया है दोनों शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित है। अब देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि पहला दिया गया है ए और डी, दूसरा दिया गया है ए बी डी और ई, तीसरा दिया गया है बी डी और ई, और चौथा दिया गया है ए बी और ई। अब देखिए हमको इसमें देख लेना है। तो देखिए जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं ये दोनों देखिए कंसर्न डाटा के रिडक्शन से रिलेटेड है, यानी प्रभाव से रिलेटेड है, यानी एक ऑप्शन जो है सही है। दोनों आंकड़ा डेटा में भिन्नता से संबंधित, यानी दोनों की डाटा में आंकड़े में वेरिएशन हो सकता है, भिन्नता हो सकती है, यह भी सही है। दोनों समझने पर जोर देते हैं, ये सही नहीं है। दोनों जनरलाइजेशन पर जोर देते हैं, इसमें जनरलाइजेशन नहीं होता है, यह दोनों नहीं। यानी दोनों शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित हैं, यानी इनसे किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का शोध प्रश्न का उत्तर मिलता है। ठीक है, यानी हमारा इसमें पहला, दूसरा और पांचवा सही है। अब देखिए इन ऑप्शंस में जिसमें हमारा पहला, दूसरा, यानी इसमें देखिए ए और डी, यानी ए तो सही है लेकिन डी हमारा सही नहीं, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें भी देखिए ए बी तो ठीक है लेकिन डी है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, बी डी और ई, यानी डी जिसमें है ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी और ई, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर डी होगा। मात्रात्मक अनुसंधान शोध का वह रूप है जो अनुभवजन्य विधियों के साथ साथ बयानों का उपयोग करता है, जिनमें से अधिकांश संख्यात्मक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं और व्यवहारिक होते हैं। वही गुणात्मक अनुसंधान देखिए एक पारंपरिक और विशेष स्वरूप संज्ञानात्मक परीक्षण या प्रायोगिक परीक्षण कहलाता है, जिसका उपयोग मात्रात्मक सर्वेक्षण मदों के विकास के लिए किया जाता है। इसमें जो सर्वेक्षण किए गए हैं उसके मदों को और भी बेहतर करने के लिए, विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या समानताएं होती हैं, दोनों आंकड़ा पराभव से संबंधित हैं, दोनों डेटा के भिन्नता से संबंधित हैं, दोनों शोध प्रश्नों के उत्तर देने से संबंधित हैं, और दोनों एक तार्किक और दोहराने योग्य प्रक्रिया पर आधारित। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखिए क्या है, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये आपके देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, यानी ग्रंथ सूची वाले सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें से क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से ग्रंथ परक सॉफ्टवेयर की पहचान कीजिए। तो सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं देखिए इसको शामिल किया हूँ। तो इसमें देखिए पहला सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया टर्निटिन, दूसरा दिया गया एंड नोट यानी समापन टिप्पणी, तीसरा दिया गया रेफरेंस मैनेजर यानी संदर्भ प्रबंधक, और चौथा दिया गया है मेंडली। ठीक है, अब इसमें हमको देखिए राइट ऑप्शन का चयन करना है। तो पहले की क्लासेस में मैंने आप लोग को बताया था, क्वेश्चन करवाया था, अगर आप लोग को याद होगा, और क्लासेस भी अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो इसमें देखिए जो पहला जो टर्निटिन है ये जो है ग्रंथ परक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि क्या है, इसका उपयोग साहित्यिक चोरी को पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टर्निटिन का और ऑथेंटिकेट का। ये दोनों जो है साहित्यिक चोरी से रिलेटेड, ये संदर्भ ग्रंथ से नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो समापन टिप्पणी एंड नोट जो है ये देखिए इससे ग्रंथ परक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। रेफरेंस मैनेजर संदर्भ प्रबंधक भी रिलेटेड है और मेंडली भी रिलेटेड। केवल जो ऑप्शन ए वाला है टर्निटिन ये साहित्यिक चोरी से रिलेटेड है, यानी ये
इसमें नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में पहला क्या दिया गया है, ए बी और सी, दूसरा दिया गया है बी सी और डी, तीसरा दिया गया है ए बी और डी, और चौथा दिया गया है ए सी और डी। यानी हमारा देखिए ए जिसमें जिसमें होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए पहले में ए दिया यानी ये नहीं होगा, फिर देखिए इसमें ए नहीं दिया, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ए दिया है ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें भी ए दिया है ये रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बी सी डी। ठीक, देखिए आंसर बी होगा। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर देखिए ग्रंथपरक सॉफ्टवेयर है, जैसे समापन टिप्पणी, इंड नोट, संदर्भ प्रबंधक, रेफरेंस मैनेजर और मेंडली। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हमको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि SPSS दत्त विश्लेषण यानी डाटा एनालिसिस के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, टर्निटिन सांख्यिकी दत्त विश्लेषण के लिए एक अत्यधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इसमें हमको राइट ऑप्शन चयन करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत। अब देखिए जो SPSS है ये देखिए दत्त विश्लेषण के लिए एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये सोशल साइंस से रिलेटेड आंकड़ों के सांख्यिकी प्रबंधन के लिए एक पेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी ये चीज गलत हो जाएगी। और अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा कि टर्निटिन जो है सांख्यिकी डाटा एनालिसिस के लिए, स्टैटिकल डाटा एनालिसिस के लिए उपयोग नहीं होता है, बल्कि किसके लिए होता है, साहित्यिक चोरी के लिए, पता लगाने के लिए। तो यानी ये भी चीज क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में पहला क्या दिया है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दूसरा दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। तीसरा दिया गया 1 सही है 2 गलत है। चौथा दिया गया 1 गलत है दूसरा सही है। तो देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, बाकी ये ऑप्शन भी नहीं होंगे। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। SPSS का देखिए पूर्ण रूप क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, यानी सामाजिक विज्ञान के लिए एक सांख्यिकी पैकेज है। SPSS का उपयोग देखिए विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं के द्वारा जटिल सांख्यिकी डाटा विश्लेषण के लिए किया, यानी जटिल सांख्यिकी डाटा विश्लेषण जब करना होता है तो जो शोधकर्ता होते हैं इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। SPSS देखिए सॉफ्टवेयर पैकेज को सामाजिक विज्ञान के डेटा प्रोसेसिंग और सांख्यिकी विश्लेषण के लिए विकसित किया, यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित कोई डाटा विश्लेषण करना है रिसर्च के दौरान तो इसका उपयोग किया जाता है। टर्निटिन जो है एक टेक्स्ट मैचिंग सॉफ्टवेयर है जिसे छात्रों को उचित उद्धरण और संदर्भ तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टर्निटिन जो है साहित्यिक चोरी का पता नहीं लगाता है, अतः स्पष्ट है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधित मुद्दे सामने आते हैं। यानी अगर किसी शोध रिसर्च में मनुष्य की प्रतिभागिता है, यानी मनुष्य पार्टिसिपेट करता है, उसमें शामिल होता है, तो कहा जा रहा है कि कौन कौन से नैतिक मुद्दे सामने आ सकते हैं या आते हैं। पहला दिख दिया गया है कि सुविचारित सहमति का अभाव। दूसरा दिया गया है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान। तीसरा दिया गया है अत्यधिक प्रलोभन। और चौथा दिया गया है अध्ययन के बारे में जानकारी देना या डीब्रीफिंग। तो देखिए कौन कौन सी नैतिकता संबंधित समस्या मुद्दे इश्यू आ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए बी और सी। दूसरा दिया गया है बी सी और डी। तीसरा दिया गया है ए सी और डी। और चौथा दिया गया है बी ए बी सी और डी। तो देखिए जब किसी अनुसंधान के अध्ययन में जो मनुष्य है वो पार्टिसिपेट के रूप में शामिल होता है उसमें, तो देखिए कौन कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं।
पहला तो आता है सुविचारित सहमति का अभाव, यानी इससे क्या होता है कि सुविचारित सहमति नहीं हो पाती है, इसमें अभाव देखा जाता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान भी देखा जाता है। अत्यधिक प्रलोभन भी देखा जा सकता है, लेकिन अध्ययन के बारे में जानकारी देना डीब्रीफिंग नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो नहीं होगा, बाकी तीन। देखिए डी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं होंगे, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, राइट ए। अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है, जिससे नैतिकता संबंधी कुछ मुद्दे सामने आते हैं। पहला क्या होता है कि सुविचारित सहमति का अभाव देखने को मिलता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान देखने को मिलता है, और अत्यधिक प्रलोभन। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन, आज का 9वां क्वेश्चन। मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के क्रम में रखना। यानी हम मापन की जो मापनियां हैं, यानी किसी भी मापन को मापने के लिए कौन कौन से मापन की जो मापनी है सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के रूप में होती हैं, तो उनको हमको क्रम से लगाना है। तो पहला देखिए दिया गया है क्रमिक मापन, दूसरा दिया गया नामिक, तीसरा दिया गया अनुपात, और चौथा दिया गया है अंतराल। अब देखिए हम आपको ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, ए बी सी डी, बी सी ए डी, सी डी बी ए, और चौथा दिया गया है बी ए डी सी। अब देखिए जो मापन की ये मापनियां हैं इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें देखिए सबसे अधिक सरल जो होती है वो नामिक यानी नॉमिनल मापन है, यानी पहला ये होगा। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्रमिक मापन होता है, यानी क्रमिक मापनी होती है। फिर देखिए तीसरी जो होती है अंतराल मापनी होती है, और चौथी जो होती है अनुपात मापन। तो हमको इसी क्रम में इनको देखना है। अब देखिए जो हमारा बी ऑप्शन है वो पहला होगा, यानी जिस जिस ऑप्शन में बी पहला है वो हमारा राइट होगा। देखिए यहाँ पर पहला ए दिया है, यानी ये नहीं होगा। इसमें देखिए सी पहला दिया, ये भी नहीं होगा, यानी इन दोनों में बी दिया हुआ है, इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा होगा। तो देखिए दूसरा हमारा क्या होगा, ए होगा, यानी देखिए इसमें दूसरा ए दिया है, यानी ये इसमें सी दिया, ये नहीं होगा, यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी डी जो है इसका राइट ऑप्शन। ठीक, राइट आंसर। देखिए आंसर डी है। मापन की निम्नलिखित मापनियों का सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित क्रम देखिए नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस क्लास का और ये रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद फिर हम लोग किसी दूसरे यूनिट के प्रश्नों का अध्ययन करें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रिसर्च की प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। यानी जब कोई रिसर्च किया जाता है तो उसका क्या क्या स्टेप होता है, सबसे पहले क्या क्या किया जाता है, इसी को आपको क्रम वाइज लगाना है। इसमें देखिए पहला दिया गया है कि डाटा का कलेक्शन यानी प्रदत्त संग्रहण, दूसरा दिया गया है रिव्यू लिटरेचर यानी साहित्य की समीक्षा करना, तीसरा दिया गया है रिपोर्ट रिसर्च आउटकम यानी अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग करना, चौथा दिया गया अनुसंधान समस्या की पहचान करना, और पांचवा दिया गया है प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करना। अब इन्हीं को हमको राइट सही ऑप्शन में लगाना है सही तरीके से। तो देखिए जब भी कोई रिसर्च करना होता है तो उसमें देखिए सबसे पहले क्या करना होता है उसको हम पहले ढूंढेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही होगा, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हमको यही ढूंढना है। तो देखिए प्रदत्त का संग्रहण पहले नहीं करने लगते हैं, साहित्य की समीक्षा नहीं करने लगते हैं, रिपोर्ट की अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अनुसंधान समस्या की पहचान करते हैं। यानी सबसे पहले हमको क्या रिसर्च करना है उसकी पहचान करनी, हमारा जो है शोध का प्रश्न क्या है ये ढूंढते हैं। यानी हमारा देखिए सबसे पहले ये काम करना होगा हमको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ अगला दिया है प्रदत्तों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या करता, ये भी हम नहीं करते। इसके बाद जब हम अनुसंधान समस्या की पहचान कर लेंगे तो फिर दूसरा काम क्या करते हैं हम, अभी हम लोगों ने बार बार उसमें क्वेश्चन देखा है
कि साहित्य की समीक्षा करेंगे। यानी अब हमारा प्रश्न मिल गया कि हमको क्या रिसर्च करना है, तो अब हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या रिसर्च किए जा चुके हैं और इस पर क्या क्या चीजें अभी तक बताई गई हैं, क्या इसमें कमी रह गई है, तो आप उसको उसके लिए काम करना है। यानी हमारा दूसरा स्टेज क्या होगा, ये होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे, जब ये हमको साहित्य की समीक्षा कर ली गई, तब हम क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर करेंगे, जब डाटा का कलेक्शन हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, जो है डाटा का विश्लेषण करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अनुसंधान का जो रिजल्ट होगा, उसका आउटकम होगा, उसका रिपोर्टिंग करेंगे। यानी इस तरीके से ये क्रम होगा। अब देखिए हमको इसी तरीके से लगा लेना है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें देखिए क्या दिया गया है, पहला दिया गया ADBEC, दूसरा दिया गया DABCE, तीसरा लिया गया BDAEC और चौथा दिया गया DBAEC। अब देखिए इसमें हमको पहला कौन सा हमारा है, डी, यानी जिसमें जिसमें डी पहले दिया गया है वही हमारा आंसर होगा। यानी पहले इसमें ए दिया गया है, इसमें बी दिया गया है, यानी इन दोनों को पहले ही क्रॉस कर देंगे। अब हमारे दो ऑप्शन बचे हैं, इन दो ऑप्शंस में देखिए डी दोनों में दिया गया पहला। अब फिर उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा देखिए क्या है, साहित्य की समीक्षा करना, यानी बी, यानी इसमें देखिए डी के बाद बी दिया गया। ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन देखिए रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारा क्या होगा, डी बी। ए देखिए तीसरा है, ई देखिए चौथा है और सी देखिए पांचवा। यानी हमारा ये जो है ऑप्शन सब इस पूरी चीज को सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्न चरणों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनुसंधान समस्या की पहचान करेंगे, फिर उस साहित्य की समीक्षा करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा का एनालिसिस और उसका एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, और लास्ट में अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग करेंगे। तो सही क्रम देखिए ये। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यही। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज रिसर्च एप्टीट्यूड वाले जितने भी महत्वपूर्ण MCQ PYQ थे उसको बेहतर तरीके से देख लिया और उसको समाप्त किया। अब हम लोग किसी दूसरे यूनिट के जो महत्वपूर्ण MCQ और PYQ करने हैं उसको करेंगे। हम लोगों ने अभी तक देखिए कई यूनिट का जो है MCQ PYQ कर लिया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हायर एजुकेशन से रिलेटेड, फिर उसके बाद ICT से, फिर कम्युनिकेशन से, फिर उसके बाद फिर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से, फिर ये रिसर्च है। इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाया और हम लोगों ने किया। और आप लोग अगर इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। आपका जो नंबर है वो 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच में सही होगा और अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो क्लास है अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।